नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1। इस समय हम रियासी में मौजूद हैं, रियासी के बीजेपी के ऑफिस में, और हमारे समक्ष यहां पे रियासी बीजेपी के प्रेसिडेंट शील मगोत्रा जी विराजमान हैं। आज काफ़ी समय बाद इन्होंने हमें इंटरव्यू का एक मौका दिया है। शील जी, स्वागत है आपका NH1 में। धन्यवाद हिमांशु जी। शील जी, बड़ी बातें होती हैं कि हम डेवलपमेंट करवा रहे हैं, डेवलपमेंट चौमुखी डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन यही बात जब हम ऑपोजिशन से पूछते हैं तो ऑपोजिशन इसे बिल्कुल डिनाई कर देता है। और फिर जब हम अपने मीडिया के कैमरे से इसको देखते हैं तो अगर आप कटरा से रियासी की तरफ आएँ, सड़क की बुरी हालत, कटरा से उधमपुर की तरफ जाएं, सड़क की बुरी हालत, अगर आप कटरा शहर में घूम लें तो सड़क की बुरी हालत। तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बताएं। हाँ, धन्यवाद हिमांशु जी। हिमांशु जी, मैं जो आपने कहा कि जो अपोजिशन के लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टियों के लोग हैं, वो कहते हैं कि कहीं डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कटरा के अंदर, मैं कटरा के अंदर ये कहूँगा कि 4 करोड़ का कुछ टेंडर्स लगा हुआ है। जो इस समय जो टेंडर लगा हुआ है, जो बाज़ार का काम चल रहा है, 4 करोड़ एक अमाउंट होती है, वो कटरा बाज़ार के अंदर लगी हुई है। आपने कहा रियासी कटरा रोड का आपने इससे पहले जब हमारी सरकारें नहीं थी उससे पहले भी आपने ये रोड देखे होंगे, बहुत बुरी हालत थी। अब इस रोड का जो एक प्रोसेस होता है कि 5 साल की जो कंडीशंस रहती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो इसको काम कार्य करता है, उसका 5 साल का एक कार्यकाल होता है। वो कार्यकाल उनका ख़त्म हो चुका है और अगली जो टेंडर प्रोसेसिंग लगी हुई है। और कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट वाले जो लग रही हैं कटरा रियासी रोड के ऊपर, ये काम होने के बाद जैसे ही ये टेम्परेचर जो ये समय चेंज होता है, जैसे मार्च और अप्रैल में मुझे लगता है कि जो एक्सियन PWD है, मेरी उनसे भी बात हुई थी कि जो यहाँ पे जो खड्डे पड़ गए हैं, जो 5 साल के जो पहले जो काम हो गए थे, अब उस कॉन्ट्रैक्टर का काम कार्य खत्म हो चुका है। अब वो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने टेंडर प्रोसेस कर दिया है और ब्लैक टॉपिंग भी जल्दी ही इसको कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि मई और अप्रैल मई के बीच में अप्रैल मई जून के बीच में जो टेम्परेचर की प्रॉब्लम रहती है वो कंप्लीट होने वाला है। तीसरी बात आपने कही, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के पहले आपने देखा होगा कटरा से दुमेर रोड पे इतनी खराब हालत रही, चाहे वो कोई भी MLA रहा हो हमारे विधायक से पहले, तब वो एक वहाँ पे एक एक्सक्यूज़ दिया जाता था कि यहाँ पे मुझे लगता है, जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे जो इस रोड के ऊपर मुझे लगता था कि वो कहते थे कि यहाँ पे लॉ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे लीगल मसला है। और मुझे हैरानी लगती थी कि जैसे ही 2014 में हमारी कोalition सरकार बनी, उसके बाद वो जो 7 किलोमीटर का एरिया है उस पर ब्लैक टॉपिंग भी हुई और 20 करोड़ के करीब वो पैसा लगा उस पर। वो आज रोड कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद भी मुझे लगता है कि वो आज भी वो डेवलप की ओर जा रही है, वो रोड कंप्लीट होने वाली है। रियासी के लिए मैंने आपको बताया ये वाला, और दूर दराज जो भूमाग के एरिया हैं, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने जो अपना समय देखा है, मुझे पूरा ज्ञात है कि इस भूमाग के एरिया में हमने वो समय भी देखा हुआ है कि लोग घोड़े और खच्चरों के ऊपर जाया करते थे, और जो उनका राशन था वो भी घोड़े और खच्चरों के ऊपर लेके जाते थे, और तब रोड कनेक्टिविटी कहीं नहीं थी। आज आप देखें कि भूमाग के अंदर चाहे हमारा बक्कल का एरिया हो, लमसोरा का एरिया हो, इसके बाद यहाँ से आप चले जाएं, ग्राम मोड़ से ऊपर चले जाएं, ये हमारा डंगाकोट का एरिया हो, ब्लैक टॉपिंग हुई है, अच्छे रोड्स बन चुके हैं। और थोड़ी सी कनेक्टिविटी रह गई है, जो PMGSY की रोड्स हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो PMGSY की रोड्स का काम शुरू किया, उसको आगे बढ़ाने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये रोड कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उधमपुर के जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ लगती हुई हमें यहाँ से आएगी। मुझे ज्ञात है कि यहाँ से जो हमारे विधायक जब चुनाव लड़ते थे, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जब वो चुनाव लड़ते थे, तो वो प्रचार के लिए उधमपुर से होकर वहाँ से पैदल कई
एक एक हफ्ते के बाद यहाँ से उतरते थे, नीचे उतरते थे। तो आज वो रोड कनेक्टिविटी, अगर मैं इसका श्रेय जो देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, और हमारी जो 3 साल यहाँ कोलिशन सरकार रही उसको भी देना चाहूँगा जी। शील जी, मैं कटरा की बात करूं, क्योंकि कटरा रियासी में एक बड़ा केंद्र है, चाहे वो पिलग्रिमेज सेंटर की तरह आप देखें, चाहे इकोनॉमिक सेंटर की तरफ देखें। कटरा में खासकर मैं अगर रेलवे रोड की बात करूं तो 3 जगह से वो रोड आकर एक चौक में मिलती है, और तीनों जगह से वो टूटी हुई है। ये वो सड़क है जहाँ से यात्री रेलवे स्टेशन से निकल कर आते हैं और माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए निकलते हैं, और दोनों तरफ होटल्स, गेस्ट हाउसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, छोटी छोटी दुकानें, ये सब बने हुए हैं। और जब गाड़ी चलती है तो मिट्टी उड़ती है, और वो मिट्टी उड़ती हुई साफ दिखाई देती है कि ब्लैक टॉपिंग भी कहीं ना कहीं कई सालों से उड़ी पड़ी है। तो कटरा जैसे शहर को अगर हम संभाल नहीं पा रहे हैं तो पहाड़ी इलाकों की हम क्या बात करेंगे, जहाँ से रोज़ वीडियो आती है कि सड़क डलने के अगले दिन ही वहाँ से तार को जो है वो निकल रहा होता है। कटरा क्यों छूट रहा है आप लोगों से, या सरकार से, या एडमिनिस्ट्रेशन से, ये ज़रा बताइए। हिमांशु जी, कटरा की आप बात कर रहे हैं तो कटरा में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 20 या 30 साल पहले आप देखना कि कटरा के अंदर ये होटल्स नहीं हुआ करते थे। तब लोगों के जो अपने घर होते थे, पेइंग गेस्ट के रूप में उन लोगों ने उन जो यात्री थे उनको बिठाते थे। आहिस्ता 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 कटरा की डेवलपमेंट होती गई। लोगों के जो कटरा के जो लोग हैं उनका वो डेवलपमेंट, उनकी भी डेवलपमेंट हुई और उस क्षेत्र की भी डेवलपमेंट हुई, और होटल्स, बड़े बड़े होटल्स बनना शुरू हो गए। पहले गेस्ट हाउस बने, उसके बाद बड़े बड़े होटल्स। आज मुझे लगता है कि 500 से भी ज़्यादा होटल्स कटरा के अंदर इस समय हैं, और बड़े बड़े VVIP भी यहाँ पे लोग उस होटलों में रुकते हैं। तो एक ये डेवलपमेंट का एक आधार है। मैं कहूँगा एक तो डेवलपमेंट, दूसरा लोगों को रोजगार मिला है कटरा के अंदर। तीसरा, आपने कहा कि कुछ जगह जो डस्टिंग उड़ती है, तो मैं ये कहूँगा कि जो डेवलपमेंट के काम पीछे रह गए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, अपनी LG प्रशासन से भी पूरा विश्वास है, और ख़ासकर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं कहा खासकर ये जो श्राइन बोर्ड है, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा, इनसे गुजारिश करूंगा कि जो जो काम रुके पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कटरा के अंदर हुई, जो प्रसाद स्कीम जो देश के अंदर में मुझे लगता है कि 41 जो सिटीज़ हैं उसमें कटरा वैष्णो देवी की जगह कटरा का भी वो स्थान उनको मिला है कि वो प्रसाद स्कीम यहाँ इम्प्लीमेंट हुई है। और मुझे लगता है कि 50 करोड़ के करीब जो पैसा पहली जो किस्त है, जो पहली इंस्टॉलमेंट है, वो कटरा के लिए आ चुकी है, और बहुत जल्द वो डेवलपमेंट के लिए वो कटरा के अंदर वो पैसा लगने वाला है। उसके लिए वो, मुझे यहाँ तक याद है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो जो 50 करोड़ रुपया है, और मुझे लगता है, और ये पहली किस्त है, वो 50 करोड़ रुपया जो कटरा से लेकर जो दर्शनी ड्योढ़ी तक है उसको डेवलप किया जाएगा, वो लोगों को आने जाने के लिए। और जो शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, जो लोगों के शॉप्स हैं, वो एक जैसी दिखें। जैसे अमृतसर के अंदर आपने देखा कि हम जब अमृतसर में जाते हैं तो एक अलग ही नज़ारा रहता है, लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोग रहने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएँ मिलें, जो हमारे यात्री आते हैं उनको अच्छी सुविधाएँ मिलें। ये एक जो, और एक अच्छे अच्छे पार्क बनेंगे, वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे, लोग वहाँ पे बैठेंगे। यात्री जो 1 करोड़ यात्रा वैष्णो माता में आती है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये स्कीम जब यहाँ पे पूरी लागू हो जाती है और पूरी ये तरीके से ये लग जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद जो कटरा वासियों के ऊपर है, या हमारे पूरे इस देश के जो जितने भी लोग यहाँ यात्री 1 करोड़ यात्रा आती है, उनके ऊपर जो विश्वास, जो माता का विश्वास है, और माता पे हम इतना विश्वास करते हैं कि माता ने मुझे लगता है कि 100 करोड़ की जगह 200 या 150 करोड़ भी यात्रा यहाँ आएगी, और ये डेवलपमेंट का नया आयाम कटरा के अंदर लिखा जाएगा। 100 करोड़ यात्रा नहीं आती है सर, 1 करोड़ ही यात्रा है। सॉरी, 1 करोड़ ही, 1 करोड़। शील जी, प्रसाद स्कीम जो है, हर एक बीजेपी का लीडर जो है अब उसकी बात कर रहा है कटरा को लेकर। उनका ये कहना है कि हिंदू सर्किट को जोड़ा जा रहा है, लेकिन पिछली बार आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जो कटरा में हुई, और प्रसाद स्कीम का जिक्र हुआ। बेसिकली प्रसाद स्कीम में प्रसाद का मतलब क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो मुझे इतना मैं कहूँगा कि पूरे अंदर से मुझे जानकारी नहीं है, मगर जितनी जानकारी है मैं उतना जहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो प्रसाद स्कीम है, जो 41 सिटीज़ हैं और 25 स्टेटें हैं,
जिन पे ये लागू हुई है। और ख़ासकर ये कटरा वैष्णो देवी जो मुझे लगता है सेकंड हाईएस्ट जो श्राइन है यहाँ वैष्णो देवी, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जो यहाँ पे 1 करोड़ यात्रा जो हर साल आती है, तो ये जो यात्रा के लिए जो हमारे ये मुझे लगता है कई 100 करोड़ यहाँ पे लगेंगे इस प्रसाद स्कीम के। ये प्रसाद स्कीम के लिए कई लोगों ने यही हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें प्रसाद का मतलब क्या है। आप ये प्रसाद है, इसमें प्रसाद का मतलब क्या है स्कीम में? देखिए प्रसाद ये जो हम जो लोग हम यहाँ रहते हैं, हमारा माता का जो भी चीज़ हमें मिलती है हम प्रसाद के रूप में ही इसको लेते हैं। चाहे कुछ भी हमें अगर कोई डेवलपमेंट का कुछ मिलता है, माता का आशीर्वाद रहता है। हमारे होटल्स बने, इसमें प्रसाद का मतलब ये है कि आप इसको प्रसाद ही समझें? हम प्रसाद ही समझेंगे जी। ये अगर हमारी डेवलपमेंट हो रही है, माता का प्रसाद है ये, हमारी डेवलपमेंट भी प्रसाद ही है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रसाद की जो स्कीम है ये जो लागू होती है, जैसे मैंने सुना है कि इसमें एक कई 100 करोड़ रुपया जो हमारे कटरा के अंदर जो लगेगा, उससे डेवलपमेंट का एक नया आयाम लिखा जाएगा। लोगों में ये जो अवेयरनेस है जो की कमी है, कई जो यात्री आते हैं उनमें मैं कहूँगा कि जो जिनको अवेयरनेस की कमी होती है कि यात्रा स्टेशन पे आपको स्वच्छ कैसे रखना है, अगर स्वच्छता को भी इसको आगे लाया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से का शुक्रिया अदा करूँगा कि कटरा वैष्णो देवी को भी उस जो कि जितनी 25 जो स्टेटें हैं उसमें इसको जम्मू कश्मीर के अंदर पहली जो कटरा वैष्णो देवी को लाया गया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। पब्लिक ये जानना चाहती है, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में, आप बीजेपी को कैसे संबोधित करते हैं? बीजेपी की फुल फॉर्म आप क्या बताते हैं लोगों को? भारतीय जनता पार्टी। तो प्रसाद की क्या फुल फॉर्म बताएंगे आप लोगों को? प्रसाद की क्या फुल फॉर्म बताएंगे जी? देखिए, ये एक स्कीम थी, उस स्कीम का मुझे जितना ज्ञात है मैंने आपको बताया। लेकिन आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, अगर आपको उसका मतलब, उसका फुल फॉर्म नहीं पता, तो आप आम लोगों को क्या जानकारी देंगे कि इस स्कीम का मतलब क्या है? आप मुझे बताएं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बैठे थे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी? मैं पूछ रहा हूँ ना, आप भी तो बैठे थे। मैं तो बैठा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पूर्व विधायक श्री बलदेव राज शर्मा जी ने बुलाई थी। उनके ही माध्यम से हम वहाँ पे बैठे थे। जो भी आपने क्वेश्चन किए थे उन्हीं से किए थे। उन्होंने इस पूरी स्कीम का आपको पूरा ब्यौरा दिया था। आप सीधे कहिए, आपको नहीं पता है कि प्रसाद का क्या मतलब? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो मुझे ज्ञात था मैंने आपको बता दी। ठीक है। शील जी, बात करते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की। रियासी डिस्ट्रिक्ट से हर एक नेता का बयान आया जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोज्ड जो कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्होंने बनाई गई हैं, लेकिन आपने बात की पूर्व विधायक की। पूर्व विधायक जो हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उनका कोई बयान नहीं आया इस चीज़ को लेकर। अभी तक कई दिन बीत गए हैं और वोटर्स और रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग उनके बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पूर्व विधायक जी यहाँ इस समय है नहीं, वो कहीं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पंजाब में गए हुए हैं। तो जो पूर्व विधायक एक यहाँ पे हैं, वो उन्होंने अपनी बात रखी भी है और लोगों का शुक्रिया अदा भी किया कि वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमें दी गई है, हमारी 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी और 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कुछ का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, जैसे गुल का एरिया है, वो रामबन के साथ विद इन डिस्ट्रिक्ट में जो भी एरिया आता था वो रखा गया, और जो गुल का एरिया जो रामबन के अंदर आता था उसको रामबन में दे दिया गया और जो बमाग का एरिया जो उधमपुर के अंदर आता था वो उधमपुर के अंदर चला जाएगा। उससे क्या हो गया कि जो पॉपुलेशन है जो वो थोड़ी कम हुई है, उसकी वजह से वही तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं दिया और नया नाम दिया गया है वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि मुझे लगता है कि हम डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करेंगे कि वैष्णो देवी को एक जो वैष्णो देवी एक श्राइन को नाम दिया गया। जैसे इनकी 3 जो श्रीनगर के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऑलरेडी श्राइन के नाम चलती हैं, उसी की तर्ज पे हमें वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई। इसके लिए हम डिलिमिटेशन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करेंगे और अपने जो यशस्वी यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उनका भी एक प्रयास रहा होगा कि भारतीय इधर यहाँ पे जो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बने। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि क्या ये कारण है कि जो यहाँ के विधायक अभी करंट हैं, अभी तो नहीं है लेकिन एलजी गवर्नमेंट से पहले जो थे,
उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बड़ा हिस्सा अब उनके हाथ से निकल गया और इस वजह से वो चुप्पी साधे बैठे हैं। क्योंकि हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जो आपके नेताओं ने बढ़ चढ़ के दिया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। क्या इसी वजह से कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि बड़ा वोट शेयर उनको उस तरफ से आता था, इस वजह से उन्होंने मैसेज नहीं दिया है? हिमांशु जी, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर उनके अंदर कुछ क्या बात है, मगर मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं ये बनती हैं, राजनीतिक किसने चुनाव लड़ना है, जब किसने पहले लड़ा, उनसे पहले कई विधायकों ने चुनाव लड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर आती हैं। ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो उसने आगे इलेक्शन करवानी है, किस तरीके से करवानी है। बाकी प्रोसेस रहता है कि आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव आएंगे उसमें कौन कैंडिडेट रहेगा, ये हमारा पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू नहीं दे पाए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी, जितनी खुशी हमें है, जितनी खुशी सभी लोगों को है, उतनी खुशी उनको भी है कि ये कटरा वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसके लिए उनका वो भी वेलकम करेंगे। एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आज एक न्यूज़ चैनल में रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही 3 बच्चियों का एक स्टोरी चल रही है। वो तीनों बच्चियाँ एक गरीब परिवार से आती हैं और बड़े खेद की बात है, ना उनका अभी तक शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बना, ना उनके आधार कार्ड बने हैं। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट और इनफैक्ट आप लोगों ने भी जगह जगह पे कैंप्स लगाए होते हैं, लेकिन क्यों 3 टियर सिस्टम होने के बावजूद भी ये 3 बच्चियां जिनके पिताजी घोड़ा चालक का काम करते हैं वैष्णो देवी ट्रैक पे, इन बच्चियों को अभी तक ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं और इन्हीं कारण की वजह से उनकी एक बड़ी जो बेटी है उनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। इतने कैंप्स आप लोग लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा करती है और 3 टियर सिस्टम भी अब मौजूद है, लेकिन ऐसे अभी भी बड़े परिवार हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही और उनका जो बहुमूल्य समय है आपके राज्य में वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो समय नष्ट हो जाता है, वो समय बीत जाता है और उनके करियर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। देखिए, राज इस समय जो यहाँ पे राज है वो एलजी प्रशासन का है, मगर मैं आपको एक जरूर बताना चाहूँगा। मानते हैं कि एलजी प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है? देखिए, जहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं करता हो, आपने देखा हमारे डीडीसी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे पार्टी के किसी भी कोई कार्यकर्ता हो, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपने देखा कि हम उसका विरोध भी करते हैं यहाँ पे मीडिया के थ्रू माध्यम से भी और वैसे भी। यहाँ पे कोई काम कार्य नहीं करेगा। ये जो आपने इंटरव्यू की बात की है, ये मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आया है, मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं है। अगर कुछ ऐसा है, वो किस पंचायत में आता है, तो मैं उसका पूरा पता करूँगा, अगर जितनी भी हेल्प हो सकती होगी। क्योंकि अगर वो इस देश का नागरिक है, वो अगर इस जम्मू कश्मीर यूटी की प्रशासन के अगर यहाँ के अंडर आते हैं, वो इसके नागरिक होंगे, तो उनका, मैं तो कहूँगा, उनका आधार कार्ड भी बनना चाहिए और उनका जो भी सुख सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। जहाँ पे उनको कहीं परेशानी होगी, मैं खुलकर उनके साथ रहूंगा और इस कार्य के लिए आगे के लिए, और जिस पंचायत से वहां आते होंगे, वो कोई भी सरपंच जो वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, उनसे संपर्क किया जाएगा कि वो जल्दी से उनको वो सुविधाएं, वो जो उनको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए कोशिश करेंगे और उनको ये दिलवा के रहेंगे। हाल ही में अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली का इशू यहाँ बना हुआ था और उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुआ। डीसी साहब जो हैं रियासी के, उनके दफ्तर तक लोग पहुँचे और उसमें काफ़ी पार्टीज़ के नुमाइंदे भी शामिल थे, लेकिन जो लोगों की नाराज़गी थी वो थी बीजेपी के जो डीडीसी चेयरपर्सन रियासी हैं उनकी तरफ। और फिर आपका भी कोई बयान नहीं आया, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के रियासी डिस्ट्रिक्ट के। ऐसा क्यों और इतने लेट क्यों आप लोग हो गए इस इशू को लेकर? देखिए, ये जो पहले दिन रात को ये हमारे डीडीसी की चेयरमैन है, जो उनके साथ बात हो चुकी थी ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के साथ, उन्होंने उनको दूसरे दिन बुलाया था। और दूसरे दिन डीडीसी की जिस दिन ये मुझे लगता है कि जिस दिन उन्होंने आंदोलन ये किया है, उस जिस दिन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस दिन प्रोटेस्ट के दिन मुझे लगता है कि डीडीसी काउंसिल की जो मीटिंग चल रही थी, उस दिन पूरा दिन वो मीटिंग चली। मुझे लगता है जो एयरली प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स बनते हैं, वो प्लान में रखने होते हैं, वो उनके डीडीसी बीडीसी और मुझे लगता है कि वो जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं वो उस मीटिंग में थे। जहाँ तक मुझे याद है कि वो उनके बाद
जब वो वहाँ पे जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो भी मुझे लगता है कि डीसी साहब से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि वो मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले थे हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब से मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि कल से वो ट्रैक्टर ट्रॉली चलना शुरू हो जाएंगी। दूसरे दिन वो ट्रैक्टर ट्रॉली चली भी, उसके बाद भी कल शाम को मुझे पूरा पता है, कल दोपहर को उन्होंने कहा था कि फिर उनको रोका जा रहा था। रोकने के बाद वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले फिर, और यहाँ की जो बीडीसी हैं वो उनको साथ लेके डीडीसी चेयरमैन पास गए थे। उनके पास जाकर उन्होंने फिर अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी सर से बात की थी, यहाँ एसएसपी रियासी से बात की थी। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है कि इस पे कि इसको ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद किया जाए, कि वो उसका क्या कारण रहा। फिर उनके नीचे जो ऑफिसर आते हैं उन पे ऑब्जेक्शन फाइल होगा, उनसे बात हुई कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उनके पास ऐसा कौन सा कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन उन्होंने जो अडॉप्ट किए हैं, या ऊपर हाई अथॉरिटी ने अगर उनको लिखा नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया। उसके बाद जो डीएमओ रियासी हैं वो उनके साथ थे। डीएमओ रियासी ने कहा कि कल से ये ट्रॉलियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आज वो ट्रॉलियाँ चल रही हैं। किसके कहने पर ये सब रोका गया था? मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं कल मीडिया के बाइट में देख रहा था कि वो जहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं उनकी माध्यम से उसको रोका गया था। तो वो जब ऊपर हाई अथॉरिटी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने इसको कोई ऑर्डर नहीं किया, नहीं रोका गया है। उसके बाद उसको दोबारा ये खोल दी गई हैं ट्रॉलियाँ और ट्रैक्टर। एलजी गवर्नमेंट आपने खुद कहा इस समय जम्मू कश्मीर में है, और लेकिन फिर भी बीजेपी के जो नेता हैं, क्योंकि सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बड़े ज़ोरों शोरों से डेवलपमेंट का हवाला दिया जाता है। अगर डेवलपमेंट इतने ही रफ्तार से हो रही है तो फिर पूरे भारत में जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे अव्वल क्यों है? इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें पुरानी हुई हैं, जिसको मुझे लगता है कि जब हमारी यहाँ पे कोalition सरकार थी उसमें भी वो पॉइंट आए थे कि कुछ जो लोग हैं डेली वेजर हैं, डेली वेजरों का जो मुद्दा आया हुआ था उस समय उन्होंने कहा था कि ये लिस्ट थी वो 60,000 के करीब, 60,000 के करीब जो हैं उसको रेगुलराइज किया जाएगा। जब वो लिस्ट यहाँ से नीचे से आई तो मुझे लगता है तब तक हमारी सरकार भी चली गई थी, और 1 लाख के करीब जो यहाँ डेली वेजर थे उनको लगाने की बात थी। तो वो जो लिस्ट मैच नहीं हुई, उसके बाद ये जो डेली वेजर का मामला था ये लटक गया था। तो उसके बाद हमारी सरकार यहाँ रही नहीं। मैं बताता हूँ आपको बात। दूसरा आपने बोला कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, मैं बात डेली वेजर की नहीं कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की। हम अक्सर सुनते हैं, आपने कल भी बोला एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में, कि डेवलपमेंट ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का एक नाता होता है, दोनों पैरेलल चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। अगर डेवलपमेंट हो रही है तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भारत में अव्वल क्यों है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट मुझे तो लगता है कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ इससे पहले हमारे जो NHPC का प्रोजेक्ट लगा तब भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, तो एम्प्लॉयमेंट उनको मिली थी, तब की बात बता रहा हूँ। आज ये रेलवे के जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये इसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है। कई लोगों को मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां रही होंगी, कहीं कहीं कुछ कमियां या स्किल्ड अनस्किल्ड में आता है। तो मैंने जो हमारे जो यहाँ के डीडीसी चेयरमैन हैं तो उनसे मैंने 2 बार बात भी की है, 3 बार इनसे उन्होंने कहा था कि हमने, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब एक रेलवे का कोई कर्मचारी यहाँ पे जिसकी डेथ हो चुकी थी तो उस पर उनको जब वो जो सुख सुविधाएं, वो सुविधाएं उनको देनी चाहिए थी, जो वो बेचारा बाहर से एक दूसरी स्टेट से यहाँ पे कर्मचारी एक कार्य कर रहा था तो उसको पूछा नहीं जा रहा था, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी। तो डीडीसी चेयरमैन साहब ने मेरे से बात की थी कि वहाँ पे हमने अगर ये बात सुनते हैं तो नहीं तो हमने वहाँ धरना वो हम सब ने देखा था, वो हम सब ने। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर सिर्फ नौकरियां ही एम्प्लॉयमेंट है तो मैं मुझे लगता है नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, नौकरियां सरकारी भी हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये मेरे पास पूरा ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा डाटा है। इसमें कई लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि लोगों को कार्य मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे
जो मैं ये कहूँगा कि स्कीम्स के बेनिफिट लिए हुए हैं। ये स्कीम्स हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की, मैंने ये मंगवाई थी ये, तो ये तो मैंने किसी और के काम के लिए मंगवाई थी। मैंने सोचा था कि अगर आप मीडिया में मेरे से बात करेंगे तो मैं ये पूरी डिटेल आपको दूंगा। इसमें लोगों को जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उसके तहत कई लोन दिए गए हैं, जिसमें 35% एससी को, जनरल को 25% जो जहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, ये लोगों को कार्य करने के लिए लोन दिए जा रहे हैं। और तीसरा ये है कि कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो बेनिफिशरीज हैं, उनको बेनिफिशरीज के लिए ये एम्प्लॉयमेंट ही होती है। जब किसानों को अगर 2-2 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, वो भी जो किसान हैं उनको, मुझे ये लगता है कि वो जो किसान इस समय जो यहाँ पे हमारे इस जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर किसानों को 2-2 हज़ार रुपया जो मिल रहा है, जो 2 हज़ार रुपया हर 4 महीने के बाद, और 6 हज़ार रुपया 1 साल का जो उन लोगों को मिल रहा है। मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ जी, जो इस समय थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जरूर आई है। ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ की आई है कि जो क्वालिफाई होगा, जो उसको क्वालिफाई करेगा, जो उसके पहले क्या था कि आपको नंबर कहाँ मिलते थे, नंबर मिलते थे इंटरव्यू में। आज इंटरव्यू की वो कुछ नहीं रहा है कि आज इंटरव्यू बाहर है। अब आज आपको कोई नौकरी चाहिए, उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन है, वो अगर कोई उसकी पोस्ट निकलती है तो उसको रिटन टेस्ट देना है। रिटन टेस्ट देके वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ये उन क्वालिफाइड लोगों के लिए। जो नीचे के लोग हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए लोगों को लोन दिया जा रहा है लेकिन शील जी, ये स्कीम्स तो पहले भी मौजूद थी। ये जो आप लोन्स की बात कर रहे हैं, ये जो सब्सिडाइज्ड लोन्स होते हैं, ये स्कीम कई सालों से मौजूद हैं और ये चली आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ता जा रहा है। आप बात कर रहे हैं 2,000 रुपये हर महीने किसान को मिलते हैं, वो भी एक अलग चीज़ आ गई। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ कि क्यों प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं आ रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है उसको कम किया जा सके। अलबत्ता ये बढ़ते ही जा रही है। मुझे यहाँ तक मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट, मुझे यहाँ पहले RET के टीचर लगते थे, वो एम्प्लॉयमेंट थी, लोगों को मिलते थे वहाँ पे। जब कई हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे टीचर लगे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो श्राइन बोर्ड में, हमारे जो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिली है श्राइन बोर्ड में, शिव श्राइन बोर्ड है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में ये है कि जब ये हमारी सरकार आएगी या जब भी यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कि ये दोबारा एक सरकार जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगी, सरकार आने के बाद एक दोबारा एक सिस्टम शुरू होगा, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उस समय कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पे इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और ख़ासकर मैं तो इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं वहाँ बोलूँ, मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते अपने जो प्रदेश नेतृत्व है या राष्ट्रीय जो यहाँ से जो सांसद हैं उनसे बात करूँगा कि इसमें गति लाई जाए, और लोगों को जो लोगों के मसले हैं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के, वो उसके साथ आप बात करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा कि LG सरकार ने BSF CSF एस्पिरेंट्स जो थे उनकी नौकरियां रद्द कर दी, और उसके बाद जब वो प्रदर्शन करने लगे तो उनको पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, फिर आपने नौकरियां भी रद्द कर दी, फिर आपने उनको पुलिस के डंडे भी पड़वाए। ये किस हिसाब की डेवलपमेंट यूथ के साथ, मैं कहूँगा कि आप कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहाँ कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि LG सरकार का ये फैसला गलत था? देखिए, जो LG प्रशासन ने अगर ऐसा कुछ फैसला लिया है तो उसके लिए हम सरकार में होते हुए भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि जो विरोध किया क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि इस चीज को काफी दिन हो गए। युवा जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, उसके लिए तो हम संघर्षरत हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इन लोगों को आगे लाना है, ये फ्यूचर है हमारा। क्या संघर्ष किया आपने? क्योंकि इस बात को अब 4-5 दिन हो गए हैं,
जब लाठियां बरसाई गई, नौकरियां रद्द की, क्या संघर्ष किया? ये प्रदेश नेतृत्व तो कर ही रहा है ना, प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। हमारे यहाँ तो क्या किया प्रदेश नेतृत्व? मैं बताता हूँ, हमारे इस रियासी जिला के अंदर ऐसा कोई हुआ नहीं है। रियासी जिला से भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो वहाँ जॉब सीख कर रहे हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे ना तो कहीं यहाँ से किसी ने अप्रोच की है, ना यहाँ पे किसी ने कोई, मुझे लगता है, कोई प्रदर्शन किया, ना मुझे कहीं मीडिया बाइट में कहीं रियासी के किसी ने ऐसा बोला हो। ठीक है, कोई अपोजिशन के लोग बोलते हो तो मैं बात अलग है। जो आम पब्लिक है उनमें से मैंने कहीं रोष ऐसा यहाँ रियासी जिला के अंदर नहीं देखा। आप रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को, आप रियासी के प्रधान हैं बीजेपी के। अगर जम्मू में कुछ हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? क्योंकि अगर वो जम्मू में हो रहा है तो उसमें पूरे जम्मू संभाग के बच्चे वहाँ मौजूद थे। नौकरियाँ रद्द कर दी गई, आप कह रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नौकरियाँ रद्द कर दी जाती हैं। जब नौकरियां मिल रही हैं तो वो आप दे रहे हैं, जब रद्द कर दी जाती हैं तो वो एलजी सरकार कर रही है। क्या आप बचना चाह रहे हैं बयानों से? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बचना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो वहाँ पे दो सांसद हैं, वो इस मुद्दे को ले रहे हैं, बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और इसको मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके ऊपर कि वो इसको जल्दी ही हल करेंगे, इन मसलों को हल करेंगे। आपको पूर्ण विश्वास है कि इन मसलों को हल करेंगे? विश्वास है। शील जी, ये रही अलग बात। अब फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की ही। क्या प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं? मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की ही बात करता हूँ क्योंकि आपकी पैनी नज़र रहती है प्रोजेक्ट्स पे। क्या इस समय प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चुनिंदा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहेंगे बीजेपी के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जो बहुत जल्दी खुलने वाला है, रियासी के अंदर तो बहुत जल्दी खुलने वाला है वो, क्योंकि हो सकता है बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो थोड़ा उसमें देरी हो सकती है। केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं कि कॉलेज की बात? केंद्रीय विद्यालय के लिए कहाँ पे खुल रहा है ये फर्स्ट सेशन जो रियासी के अंदर इसका सेशन बैठने वाला है। और मुझे लगता है कि मार्च और अप्रैल के एंडिंग में वो यहाँ पे वो इसकी क्लासें लगना शुरू हो जाएंगी। जो मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मंत्री हैं उनसे बात हुई थी, और डिप्टी कमिश्नर रियासी से उन्होंने बात की थी, मेरी उनसे भी बात हो चुकी है। उन्होंने डीसी जो केबी हैं उनसे भी बात की थी कि हम यहाँ पे ये वाला सेशन है यहाँ शुरू करेंगे। और किसी हमारी जो यहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर भी लिया है कि वहाँ पे क्लासें शुरू करेंगे। ये अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, और मैं ये कहूँगा कि मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूँगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। और जल्दी ही जो कंस्ट्रक्शन के कार्य है वो भी लगना शुरू हो जाएंगे। हमारे पौनी के अंदर डिग्री कॉलेज की कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमने शायद आपके नॉलेज में है, नहीं है, मेरे नॉलेज में है जी, वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। वहाँ पे हमारे नवाड़ की कई रोड्स के काम है जिसके टेंडर लग चुके हैं। और कई नवाड़ की जो हमारी जो पहले जो पीएचई की स्कीम्स होती थी उसमें 1 करोड़ का, एक खैरालैड पंचायत में 1 करोड़ का जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसकी सिर्फ मोटर का काम है जिसका टेंडर लग चुका है, वो 1 करोड़ की स्कीम है। एक डब्बे का एक स्कीम है वो भी नबार्ड की है, वो भी मुझे लगता है समथिंग, मैं पूरा अमाउंट नहीं बता सकता हूँ कि करोड़ के करीब होगा, वो सेम स्कीम में है। डोडोरा की पंचायत में है, वो भी यही सेम स्कीम है। और कुछ स्कीम्स हैं जो जल शक्ति विभाग की हैं जिसके टेंडर लगेंगे, उसके जिनकी डीपीआर बन के चली गई है। ये बड़ी स्कीमें हैं जो हमारी आगे आने वाले दिनों में लगेंगी। और आपको जैसे मैंने बताया कि रोड का आपको बताया कि रोड के जो काम लगे हुए हैं, मेन रोड के, आपने कटरा रियासी में आप आज देखा होगा आते हुए कि रोड्स के काम लगे हैं, चाहे कटरा से लेकर नौदेवी तक, क्योंकि वो सब सारी डिवीज़न आती है। वो कटरा में कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय अभी तक क्यों नहीं शुरू हो पाया? देखिए, कुछ लैंड इशू हो सकता है उसमें। जैसे ही लैंड इशू ये कंप्लीट होंगे, क्योंकि जो डीसी केवी है उनका एक वहाँ से एक पूरा प्रतिनिधि आता है, वो यहाँ पे वो पूरा देखता है कि लैंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लोगों को वहाँ पे असुविधा ना हो, लोग खुली जगह हो, स्पेस टू को किसी का ऑब्जेक्शन नहीं हो, वो मुझे लगता है लैंड के इशू है जो वो पेंडिंग है। मुझे नहीं लगता है यहाँ लैंड के इशू नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद इससे अवगत नहीं हैं। कटरा में गांव पड़ता है भागता, वहाँ पे लैंड जो है लोकलाइट्स ने दी, और कॉलेज का शिलान्यास 7 से 2-2.5 साल पहले हो चुका है जी। लेकिन शिलान्यास होने के बाद
वो जो लैंड है वैसे की वैसी रही, कोई काम उसमें शुरू नहीं किया गया, कागजात भी उस लैंड के कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं शुरू किया गया क्योंकि आपने कहा लैंड इशू उसमें नहीं है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात करूं, 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले बड़ी खुशी जताई गई थी, केंद्रीय विद्यालय भी आ गया, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। ये तो बात रही, आप रियासी की बात कर रहे हैं, आप रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कटरा, आपने कटरा के लिए बोला ना, लैंड के इशू क्यों नहीं रहते? लैंड के इशू जब कोई अपनी लैंड डोनेट करता है, आपने पिछले दिनों यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोगों ने लैंड डोनेट की। लैंड डोनेट होने के बाद उसकी जो बाउंड्री वाल लगाने में ना कई साल लग गए, कई सालों के बाद अब भी वो थोड़ी थोड़ी अब भी लग रही है, कई साल लग गए, क्योंकि उन लोगों ने लैंड डोनेट की थी, कुछ स्टेट लैंड थी, कुछ लोगों ने डोनेट की थी। बाद में जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के बाद ना लोग ऑब्जेक्शन फाइल करना शुरू कर देते हैं कि इसके हमें मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी इश्यूज आते हैं। जहाँ तक मुझे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के मैंने जब सुना था, उन्होंने कहा लैंड ही इशू है। अगर कुछ और बात है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो चैनल के माध्यम से, जो आपके माध्यम से मुझे जो पता चला है कि अगर कोई ऐसा इशू है तो मैं फिर अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी जी से बात करूंगा कि ये क्या इशू है और इसको जल्दी ही शुरू करने की कोशिश करें। और ये जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है, चलो ठीक है, पिछले दिनों ये कोरोना की वजह से तो स्कूल बंद ही रहे, ऑनलाइन लोगों की क्लासें पढ़ी, मगर मैं सुन रहा हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से ही बड़ी जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं और ये कोरोना काल से हम बाहर निकल रहे हैं और हमारे बच्चे इस स्ट्रीम लाइन में दोबारा चले जाएं। और इस लाइन पे जो बच्चे घर पे 2-3 साल से, उनको पता ही नहीं है कि वो स्कूल में कैसे जाते हैं। कई बच्चे तो नई जनरेशन है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम स्कूल जाते कैसे थे। तो वो चीज़ें आगे आने वाले दिनों में ना हो। और कटरा के अंदर जो आपने बोला कि एक डिग्री कॉलेज और केवी केंद्रीय विद्यालय, दोनों इशू मैं अपने डिप्टी कमिश्नर रियासी जी से बात करूंगा कि इसमें ये क्या इश्यूज हैं, इसको जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और मैं अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात करूंगा कि ये जल्दी ही इस इशू को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये डेवलपमेंट के जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर और केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि जीरो टॉलरेंस उन्होंने रखी है। और दूसरा ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही है कि हम वहाँ से 100 रुपये देते हैं तो वो 100 रुपये नीचे ग्राउंड पे पहुँचना चाहिए और लोगों के सीधे अकाउंट में जाना चाहिए, जो बेनिफिट है वो लोगों के पास जाने चाहिए। इसी के लिए जो आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन, इसी की डिजिटल क्यों किया, डिजिटल इंडिया इसीलिए किया था कि मैंने एक अपने भाषण में और अपने कई बार मैंने अपने मीडिया बंधुओं को जब इंटरव्यू दिया था कि जो पूर्व देश के प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी, वो हमेशा बोलते थे, अपने भाषण में कहते थे कि हम क्या करें, हम तो वहाँ से 100 रुपये बेचते हैं, तो या हम 1 रुपये बेचते हैं तो वो 10 पैसे वहाँ पे पहुँचता है। तो उसी को दूर करने के लिए जो ये टेंडर प्रोसेसिंग ऑनलाइन सिस्टम ये शुरू किया है, तो इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर मैं अपने जो DDC BDC और खासकर सरपंच और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे मेरी म्यूनसिपल काउंसिल हो, कमेटी हो, इनसे अनुरोध करूंगा कि आपको लोगों ने जिता के भेजा है, लोगों ने आपका मान सम्मान बढ़ाया है और अब आपको अपना ये पे करना है लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए। ये कि आप लोगों की सेवा के लिए अग्रसर रहें और कोई भी जीते कोई भी आए, मगर ये डेवलपमेंट है वो नहीं रुकनी चाहिए और लोगों के कार्य के लिए आप हमेशा आगे रहें। अगला सवाल, बारीदारों के लिए क्या कहेंगे आप? अब क्या करना चाहिए? श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी वो प्रपोज हो गई है और आने वाले दिनों में पूर्णतः सबको विश्वास है कि वो मिल भी जाएगी हमें। अब बारीदार क्या करें, बताइए सर। देखिए, बारीदारों को मैं इतना ही कहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करूँगा कि आप विश्वास रखें प्रधानमंत्री जी के ऊपर। अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी भाषण में आपको कहा था कि बारीदारों का मसला मैं हल करूंगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर। मैंने अपने कई बार इंटरव्यू में कहा कि 1953 में ये जो ऊपर हमारी ये फोटो लगी हुई है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर ये परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर ये परमिट होता था, ये परमिट सिस्टम तोड़ने के बाद उन्होंने तब कहा था कि हम यहाँ पे 370 और 35A को यहाँ से नहीं रहने देंगे यहाँ पे।
तो उसको साकार करने के लिए मुझे मतलब आप कह रहे हैं कि बारीदारों का मसला 370 जितना बड़ा है? नहीं, बारीदारों, मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा मसला था, उस मसले को हल करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने आप इन बारीदारों के लिए कहा था कि आपका मसले को मैं हल करूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 से पहले ये जो इनके जो मसले 2024 में इलेक्शन है क्या? नहीं, उससे पहले 2024 के बाद, 2024 में ही इलेक्शन है, जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होंगी। 2024 के पहले मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अपने इसी समय के अंदर इस कार्य को करेंगे, और मेरे पूर्ण विश्वास है अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर भी कि वो ये जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसके ऊपर या उससे पहले बारीदारों का मसला हल नहीं हो सकता, या आप कहना इशारा दे रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन 2024 के बाद है? देखिए, विधानसभा के इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करने हैं, मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है। वो कब करते हैं, कब करने हैं, वो तो वही बता सकते हैं। मगर ये बात आपने ठीक कही, लेकिन शील जी 2500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं प्रधानमंत्री ने जब उधमपुर में कहा था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आपका मसला हम हल करेंगे, और उसके बाद बीजेपी पावर में भी आई, और बीजेपी आज तक सेंटर में पावर में है। अगर एलजी गवर्नमेंट जम्मू में है तो वो भी सेंटर के इशारे पर ही चलती है। लेकिन 2500 दिनों के बाद भी बारीदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपकी बातों को, आप नेताओं की बातों को बार बार दोहराते हैं, और आप नेता बार बार यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास, क्या आप लोगों की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाती है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको बात। मैं कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया में कुछ चीज़ें मैं बताना भी चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जब बारीदारों ने मेरे से संपर्क किया, उससे पहले उन्होंने कई विधायकों से भी किया होगा संपर्क, उससे पहले भी कई विधायक थे, दूसरी पार्टी के विधायक रहे, उनके साथ संपर्क। मेरे से जब उन्होंने संपर्क किया था, कि मैंने उनको कहा था कि मैं एक माध्यम बनूंगा आपका, मैं आपका माध्यम ये बनूंगा कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनके पास ये आपकी जो आपकी ये प्रॉब्लम्स है, ये जो आपका बहुत बड़ा इशू है जो 1986 से लेकर आज तक है, इसको मैं भी कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचाऊंगा एज ए मैं जिलाध्यक्ष, और अपने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास रहूं। उसके बाद जब उनसे मेरी बात हुई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप इनसे एक बार डिप्टी कमिश्नर रियासी से बात करवाएं। इनसे मेरी बात भी हुई, बात उनकी करवाई भी, इन्होंने डायरेक्टली बात करी है, इनडायरेक्टली कोई बात नहीं। यही लोग बैठे थे, इन्होंने ही अपना टॉपिक को रखा, इन्होंने अपने टॉपिक को रखा, इन्होंने टॉपिक पे बात की। उसके बाद इनके ही टॉपिक पे के बाद उन्होंने इन्होंने कहा था कि वहाँ हम श्राइन बोर्ड्स के जो सीईओ हैं उनसे भी बात करके हम दिल्ली में मिलेंगे। फिर उसके बाद मेरा संपर्क इनसे टूट गया। मेरा संपर्क इसलिए, वो क्यों टूट गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद क्यों टूटा है, मगर मेरी कोशिश थी कि मैं इनके साथ संपर्क में रहूं, मैं इनका कार्य करूं। और आपकी तरफ से टूटा या इनकी तरफ से टूटा? मुझे लगता है कि मेरी तरफ से नहीं, कभी भी नहीं टूटा, इनकी तरफ से टूटा। मुझे लगता है कि मैंने नहीं तोड़ा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मेरी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जब कोरोना काल था और पीक पे था, उस समय बड़ा पीक पे था, मैं इसी रूम के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की जो मीटिंग में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको हल करने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, मुझे भी पता है। मैंने कहा कि ये एक दो इशू हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं है, हम तो इसको एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम एक माध्यम बन सकते हैं आपके पास। उन्होंने कहा बिल्कुल। उसी को लेके, उसी कड़ी को लेके हम चलना शुरू हुए थे। जब चलना शुरू हुए थे तो उसके बाद उन्होंने मेरे से उनका संपर्क टूट गया। जब उनका संपर्क टूटा, उसके बाद बड़े इश्यूज आए, बड़ी बातें आई, मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, आप एक माध्यम हैं, आपने एक माध्यम बनने की कोशिश की, लेकिन पिछले साल दिए गए एक साक्षात्कार में आपने कहा था कि आपने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। ऐसा नहीं। अब आज मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं आपसे पूछता हूँ एक साल बाद, कि क्या शील मगोत्रा जी ये बताएंगे कि मुख्य मांग क्या है बारीदारों की? मुझे वहाँ पे एक और बड़ी बात आई थी। वहाँ पे एक बात ये आई थी
वहाँ पे बात ये आई थी कि उन्होंने कहा था कि हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाम दिया था। देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैंने तब भी बताया था, मैंने तभी हम आपके सामने जी मैंने उनको कहा था कि ये मेरे नाम का आपने कोई लेटर नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे दो ही मेरे संगठन है, एक तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नाम लिखना है, एक मेरे केंद्रीय मंत्री है जो इस मसले को दिल्ली तक ले, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोले। दोनों जो लेटर्स दी थी उन्होंने मुझे वही लेटर्स दी थी। ये मैंने आज लेटर्स निकाली थी, आप आज आए थे तो मैंने कहा आपको ही एक साक्षात्कार दिया था, मैं तब इंटरव्यू दिया था। ये स्टेट प्रेसिडेंट के नाम है, दूसरा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम है। यही जो बारीदार भी सुन रहे होंगे। जी ये जो लेटर्स थी मेरे नाम की नहीं थी। मैंने उनको पहले ही दिन बोला था कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के संगठन का माध्यम हूं, संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन का एक माध्यम। फिर मैं अगर इस जिला को पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं एक माध्यम ही हूं। ये जो लेटर्स हैं मैंने इसकी कॉपियां, मैंने कहा ये हमने नंबर डेट लगाई होती है, आप इसको आज निकाल के रखना, तो मैं दिखाऊंगा। ये रविंदर रैना जी के नाम थी, दूसरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आपको नहीं दी गई जी? मुझे ही दी थी, मुझे ही दी गई थी। ये दोनों कॉपियां मैंने वहां ऊपर पहुंचा दी थी, आपके नाम पे नहीं दी थी। और इसी इन्होंने कहा था, वही मैं कह रहा हूं, इसी वजह से क्योंकि नहीं मैं पूरा कर लूं फिर आप बताएं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके नाम की नहीं थी, इस वजह से आप इसको खोल भी नहीं सकते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि इसको मैंने पढ़ा नहीं है। तो फिर क्या मुख्य मांग क्या है? मैं बताता हूँ ना। वो तो यही चाहते थे कि हम यहाँ पे हमारी दोबारा बारी हमारी लगे, हमारे 40% हमें यहाँ रिजर्वेशन मिले, 33% हमारे जो यहाँ पे जो ये जो कमेटी है, जो क्या नाम है इसकी, बारीदार की, जो इनके बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उसमें हमारे मेंबर हों। बड़ी चीजें थी इसमें, थी वो। अब आपने पढ़ लिया? नहीं, मैं बताता हूँ आपको बात, आज नहीं पढ़ा है मैंने उस दिन भी पिछली बार आपने बोला था ना नहीं पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ बात, कुछ ऐसी चीजें थी, मैं वहां पे इसलिए नहीं बोला था उस दिन कि मुझे लगता था कि बारियां पता नहीं लगनी है कि नहीं लगनी है। तो मैं बोलूंगा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हूं नहीं, मैं आज कुछ बोलूं कल कुछ बोलूं, तो इसलिए। और मैं ये कॉपियां इसलिए निकालना चाहता था, मैंने इसको इशू नहीं बनाना है क्योंकि ये इशू उनका है, मेरा तो ये इशू नहीं है। मेरे लिए वो जो मर्जी बोले, मगर मैं ये विश्वास करता हूं कि बारीदारों को अगर उनकी ये समस्या है उसका हल होना चाहिए, कोई भी हल करे। मुझे तो पूर्ण विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री जी करेंगे इस पे, इसको वही हल कर सकते हैं। इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई और इसका हल करेगा, क्योंकि 1986 से लेके कई सरकारें रही यहाँ पे, तो इसका हल नहीं हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर और खासकर प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तो ये इसका हल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ बीच में ये मिले भी थे मेरे जो यहाँ के से इस प्रदेश के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ भी ये मिले थे डीडीसी इलेक्शन के पहले मिले थे। कुछ उनकी कोई बात हुई थी, उसमें क्या हुआ क्योंकि मैं उस बैठक में था नहीं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मगर उन्होंने भी कहा था कि विश्वास करें कि मैं आपको प्रधानमंत्री जी से आपसे मिलाएंगे आपको। फिर उनकी वहाँ भी बात नहीं बन पाई है, क्या कारण रहे वो खुद बता सकते हैं, मेरा तो कोई उसमें देना नहीं। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं अपने सभी भागीदारों से, देखिए कोई भी नेता हो सकता है, कोई भी नेता बने। देखिए हमारे साथ मुझे सिर्फ गर्व ये है कि मैं अपने संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे नेता बैठे ही रहते हैं। इधर मेरे दो विधायक बैठते हैं, इधर मेरे डीडीसी चेयरमैन बैठते हैं, दोनों म्यूनसिपल काउंसिल म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बैठते हैं। मैं तो एमएलए से भी ऊपर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मगर मुझे प्यार जो इन लोगों से मिलता है, तो ये मेरा एक मान सम्मान है। और खासकर आप मीडिया वालों का ये, आप जब भी आप लेके आ जाते हो भाई इंटरव्यू दो, मैं इसीलिए इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि कोई ये सोचे कि पता नहीं ये कहाँ जाना चाहता है। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे पार्टी ने, संगठन ने एक अच्छा नेतृत्व दिया है। मीडिया वालों से प्यार करते हैं या घबरा जाते हैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं, कभी घबराता नहीं हूँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है ना, मुझे जो मर्जी मीडिया वाला, आपको 100 करोड़ से बड़ा प्यार है। आज भी आपने बोल दिया 100 करोड़ यात्रा आती है। एक साल पहले भी आपने बोला था 100 करोड़ खर्च हुए। ये जो मेरी जुबान के ऊपर है, ये सरस्वती है। बिल्कुल, ये सरस्वती है। वो 100 करोड़ कंप्लीट होगा, कई 100 करोड़ होगा। अब 100 नहीं होगा, कई 100 करोड़। जो प्रसाद स्कीम की आपने बात की ना, कई 100 करोड़ होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, देखिए शिल मोत्रा जी, ऑन वेरी सीरियस नोट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बीजेपी के प्रधान हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रसाद का मतलब क्या है। ये थोड़ा एक विडंबना हो जाती है कि जिसको यूथ देख रहा है, आप यूथ के बीच में बैठते हैं,
कभी कार्यकारिणी में बैठते हैं, कभी मन की बात प्रोग्राम में आप यूथ के साथ बैठकर प्रधानमंत्री की बातें सुनते हैं, लेकिन सेंटर से स्कीम क्या आ रही है जब उसका मतलब आपको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं। या बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए, आप मुझे जहां मर्जी कहें। अब मैं नहीं कह रहा हूं, या आप, मैं आपको सिंपल, ये आप मानेंगे कि नहीं मैं आपको मानेंगे? बात बताता हूं। देखिए, मेरी बात सुने। प्रसाद स्कीम, मैंने सुना प्रसाद स्कीम है, इसके लिए वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं चला गया वहाँ पे प्रसाद स्कीम का। आपने भी वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया, वहाँ पे आपने पूछा नहीं, उनके पास डिटेल सारी। आज मैंने नहीं किया तो इसका मतलब आप जवाब नहीं देंगे? मैं तो जवाब दे रहा हूँ। मुझे पता है कि ये 41 सिटीज़ हैं और 25 स्टेट्स हैं, उस पर ये एक प्रसाद स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही जो स्टेट है हमारी यूटी, यहाँ यूटी के अंदर वैष्णो देवी में जो हमारी सिटी है उसमें आया है, तो उसके अंतर 50 करोड़ रुपया यहाँ आ गया है। ये जितना मेरे नॉलेज था मैंने आपको बता दिया, जितना नॉलेज नहीं है उसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए शील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो करीब 1 साल बाद शील मगोत्रा जी दोबारा इंटरव्यू देने के लिए माने, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने कहा कि इनके ज़ुबान पे लक्ष्मी है, इसलिए 100 करोड़ बार बार इनके ज़ुबान पे आता है, चाहे फिर वो 1 करोड़ क्यों ना हो, उसका 100 करोड़ ये 2 मिनट में बनाते हैं। और इन्होंने कहा कि अब कई 100 करोड़ लगेंगे मोदी के राज में, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इनके पीएमओ में बैठे हुए मंत्री हैं। लेकिन कई इश्यूज़ पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे ये खुलकर नहीं बोल पाए। बारीदारों के लिए उन्होंने बोला कि इनके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री 2500 से ज़्यादा दिनों के बाद जब वो वादा हुआ था, वो मसला ज़रूर बारीदारों का हल करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस बार इनको पता थी कि बारीदारों की मांग क्या है। आप बने रहिए नॉर्दर्न हेराल्ड के साथ। ऐसे कई और पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू, उनके विचार रियासी डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्या हैं, हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, और आप देख रहे थे NH1।